हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आप नाजिम भी थे, उसके अलावा आपने फिर वो एक जनरल इलेक्शन भी लड़ा था, तो पार्टी का टिकट भी लेने गए थे, आपको नहीं मिला था। उसके बाद एक साबिक गवर्नर को माफिया भी मांगते देखा था हमने आपसे, तो वो क्या सिलसिला था? देखिए, वो इस सिलसिला ऐसे था कि हमारे जो गवर्नर साहब के फर्जंद अर्जुमंद थे, उन्होंने एमएनए की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना था जो डिसाइडेड था, मैंने एमपीए की सीट पे इलेक्शन लड़ना था। तो वो जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो वो इंटरव्यू ना दे पाए, तो वहाँ पे हमने देख लिया था कि वो इस काबिल नहीं है कि एमएनए की सीट पे इलेक्शन लड़ सकें। तो उन्होंने जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने उसको वो कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो वो फिर एमपीए पे आ गए। तो मैं क्योंकि उस वक्त सिटिंग चेयरमैन था और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये कानून था कि बाकी 3 सूबों में तो इलेक्शन लड़ सकते थे लेकिन पंजाब में नहीं लड़ सकते थे, तो मैंने रिज़ाइन भी दिया और ड्यू टू चेयरमैन मेरे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। और फिर हम लोग हाई कोर्ट चले गए। वहाँ पे उबैदुर्रहमान लोधी साहब ने जजमेंट दी कि बाकी अगर 3 सूबों में इलेक्शन लड़ने की, एमपी का एमएनए की लड़ने की इजाज़त है चेयरमैन को, मेयर्स को, तो पंजाब में क्यों नहीं, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। तो अभी 18 दिन बाकी थे, फिर मैं इलेक्शन में कूद पड़ा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। तो इसीलिए गवर्नर साहब ये वो करते रहे, मिन्नतें समाते करते रहे और बहुत सारे लोग करते रहे, पूरी मुल्तान की क़यादत करती रही, तो लाहौर की क़यादत करती रही कि आप इसको वो करें। मैं कह मेरा राइट है, मैं इतने अरसे से अवामी खिदमत कर रहा हूँ, तो मैंने स्टैंड किया उस पर और इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ना हर बंदे का राइट है, मैं ये नहीं समझता कि किसी को रोका जाए इलेक्शन लड़ने से। अब आप नेक्स्ट भी लड़ेंगे जनरल इलेक्शन 2023 में? देखिए इंशाल्लाह जी, अगर वक्त ने साथ दिया तो, अगर दोस्तों ने कहा तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। रफ़ाए आमा के ऐसे आप अपने काम बताएं जिनकी वजह से आप रोल मॉडल आपको, और ये इतने सारे अवार्ड भी देखे हैं। देखिए, जो रोल मॉडल या अवार्ड जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं मिल जाते, इसके लिए बड़ा कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अवामी नुमाइंदा जो ग्रास रूट लेवल पे, वो हकीकी तौर पे बल्दियाती नुमाइंदा ही होता है। अब हमने आज तक अपनी कौम को साफ पानी मुहैया नहीं किया, अपनी कौम को सेहत की सहूलियात मैसर नहीं की। तो मुदस्सिर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी मौजू पे, जो आज एक दिन का बच्चा पैदा हुआ है और चाहे वो 100 साल तक का कोई बंदा है, वो लहद तक के, हमने हर उसके ऊपर काम किया है, इंसानियत के ऊपर। हम मिसाल के तौर पे, आज बच्चा पैदा हुआ है, कोई आता है हमारे पास, हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट फ्री बनाते हैं, जो सरकारी फीस है वो भी मैं खुद अपनी पॉकेट से पे करता हूँ। और अपनी पॉकेट से पे करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट है, उसकी भी सरकारी फीस अपनी पॉकेट से पे करता हूँ। तो इसी तरीके से फिर आगे चले जाएं। हमारी गवर्नमेंट आज तक साफ पानी नहीं मुहैया कर सकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया और अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैंने, हमारे यहाँ 6 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं और 6 के 6 एक्टिव हैं, जिसमें से 3 फिल्ट्रेशन प्लांट मेरे ज़ाती हैं। उन तीनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बिजली के बिल, सैलरी, मेंटेनेंस अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में रखी हुई है। तो वो उसके साथ साथ अब मैंने ये देखा कि कोई जलसा है, जुलूस है, रैली है, कोई कब्रिस्तान में इवेंट है, जैसे कब्रिस्तान में डेड बॉडी को लेके जाते हैं, जनाजा गाह होता है, या हमारे मुल्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, या हमारे ग्राउंड के अंदर बच्चे खेलते हैं। तो मैं सोचता था कि इनका क्या कसूर है कि हम इनको साफ पानी नहीं दे सकते। तो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट मुल्तान के अंदर मैंने चलाया, ठंडे पानी की, साफ पानी की चलती फिरती सबील। तो मूवेबल सबील हमारी है, पहले हमने एक सबील बनाई, फिर दूसरी बनाई फीडिंग, फिर हमने तीसरी बनाई। तो हमारे जो ग्राउंड्स के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं कि हम उनको साफ पानी मुहैया करते हैं। जो हमारे यहाँ जनाजा गाह होता है, हम वहाँ साफ पानी, हम सिर्फ एक कॉल के ऊपर, अब स्कूल के अंदर शट डाउन हो जाता है, 4-5 घंटे लाइट नहीं है, बच्चे हमारे बच्चे ही पानी से बिलख रहे होते हैं, तो हमें कॉल आती है कि जी पानी नहीं है, तो हमारी वो सबील वहाँ मूव कर जाती है। तो उस सबील का कंसेप्ट भी मैंने चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 फिल्ट्रेशन के साथ साथ 3 फिल्ट्रेशन अपना पानी की सबीलें भी चल रही हैं। इसी तरीके से फिर दूसरी चीज़ आती है सेहत। सेहत के लिए किसी ने इस पे काम नहीं किया। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मकसद, अगर मुझे रोल मॉडल का खिताब दिया कि ग्रास रूट लेवल पे मकसद यही है कि हमने हर प्रोजेक्ट पे काम किया। अब सेहत की तरफ आ जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझसे फ्री डिस्पेंसरी बनवाई, वहाँ 60-70 पेशेंट डेली का फ्री है और मैक्सिमम जो हमारे वहाँ पे चार्जेस हैं वो, उसमें ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी देते हैं, उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं। ओनली 30 रुपीज़, आम आदमी के लिए 30 रुपीज़ हैं और गरीब आदमी के लिए फ्री है। तो हम 60-70 पेशेंट हमारा वहाँ का डेली का फ्री है। जहाँ हमने साफ पानी मुहैया किया अपनी आवाम को, वहाँ सेहत के लिए हमने डिस्पेंसरी खोल दी, वहाँ क्वालिफाइड हमारा सारा स्टाफ बैठता है, डॉक्टर्स बैठते हैं और उसमें हम गाहे बगाहे आई कैंप हो गया, शुगर के कैंप हो गए, बोन्स के कैंप हो गए, हम ये कैंप भी मुनक्किद करते रहते हैं।
फिर अब आ जाए सेहत सफाई, उसके बाद तालीम। तालीम के अंदर हमने बड़ा फोकस किया अपने बच्चों के ऊपर। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारा पीछे जाना है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों की पोजीशनें आ जाती हैं तो वो बड़ा तशहीर करते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं करते। हम 1000 प्लस, चाहे हमारी यूनियन काउंसिल की बेटी है या बेटा है, एफएससी में है चाहे मैट्रिक में, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको इनाम देते हैं, उसके एजाज़ में फंक्शन रखते हैं, तो दूसरे बच्चों के अंदर ताकि मोटिवेशन पैदा हो, ताकि वो बच्चे भी वो करें। इसी तरीके से हम ईद मिलाद नबी आती है तो बच्चों के अंदर हम कंपटीशन कराते हैं, सीरत नबी पे कंपटीशन कराते हैं। सीरत नबी बहुत बड़ा मौजू है तो वो कैटेगरी के हिसाब से कराते हैं बच्चों पे मौजू। तो इसके बाद कुरान पाक की किरत पे हम मुकाबला जात कराते हैं बच्चों के, नाते रसूल मकबूल पे बच्चे और बच्चियों के। और हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त पाकिस्तान लेवल पे विन करके आ रहे हैं। अगर मैं उनको ये मोटिवेशन ना देता तो शायद वो और मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्टेज तक लेके आया हूँ ताकि इनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो। तो लिहाजा हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब उससे हट के जो ये सब आप सवाल अगर करेंगे, मैं उससे पहले उसका जवाब देता हूँ कि देखिए अब एक आ जाता है कि जो हमने हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमने DHA में, बहरिया टाउन में हर जगह प्लाट ले लेते हैं, प्लाजे बना लेते हैं। मैं ये सवाल करूंगा कि हमारा कोई चाहे चीफ जस्टिस है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये CM है, ये गवर्नर है, मुझे कोई ये कह दे कि उसने आज तक अपनी कब्र का बंदोबस्त किया हो। आज तक कब्र का बंदोबस्त नहीं किया। हम सिर्फ जमा तफरीक करते रहते हैं। जहाँ हमारी 2.5 गज जगह कब्र की होती है वो हमारी अपनी नहीं होती, बेबसी होती है, हमें वहाँ जाके दफन कर दिया जाता है। तो मैंने तो इसके ऊपर भी काम किया है। अपनी पॉकेट से मैंने 5 मिलियन लगाए और एक मॉडल कब्रिस्तान बनाया जिसमें कफन फ्री है, कब्र फ्री, तदफीन फ्री है। और अभी दूसरे कब्रिस्तान और तीसरे कब्रिस्तान पे भी काम कर रहा हूँ। तो हमने तो बच्चों पे भी, बच्चियों पे भी, अपने बुजुर्गों को पे भी, खेल के गिरोहों पे भी, हर उस पे जो इंसानी, वो मैं कहता होता हूँ लोगों को कि आप मुझे गाइड किया करें, मैं कोई अकले कुल नहीं, आप मुझे गाइड करें, जो इंसानी खिदमत है हम उसे बेहतर से बेहतर खिदमत दे सकें। अब इलेक्शन की मुद्दत आपकी ख़त्म हो रही है बल्दियात की, KPK में और सिंध में तो कराने जा रहे हैं, बल्कि KPK में तो कागजात भी जमा हो गए हैं, हो भी रहा है। तो अब आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं या अभी मुद्दत क्यों बढ़ा रही है? देखिए अभी मैं जी अभी अदलिया ने तो हमें जब बहाल किया तो 7 तकरीबन माह हमें गवर्नमेंट ने हमारा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, उसको भी लिंगारान किया। अभी असूलन तो हमारे 3.25 साल रहते थे तो, लेकिन जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद पिछली गवर्नमेंट ने भी उसको लिंगारान किया, हमारा हाउस कंप्लीट नहीं किया, मेयर के और ज़िला के इलेक्शन नहीं करवाए। तो वो लिंगारान करने के बाद 2015 में इलेक्शन हुआ और जाके 17 के अंदर हमारा ये सिस्टम फाल हुआ। अब हमारा जो टर्नओवर था 3.25 साल रहता था, इमरान खान साहब ने हमें वाइंड अप कर दिया। अब असूली तौर पे जो हमारी मुद्दत है जी बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर आइनी, ये गैर आइनी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है ये। और 31 दिसंबर को हमारी इन इदारों की मियाद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन कुछ हमारे दोस्त कोर्ट में गए हुए हैं, देखें कोर्ट क्या फैसला करती है, इसको एक्सटेंड करती है या 31 दिसंबर को ही हमारा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ऑर्डिनेंस 11 दिसंबर का इशू हो गया आपका पंजाब का, जी गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो वो आप कौन सा निज़ाम समझते हैं कि किस तरह हो जाए, ये पूरी यूनियन काउंसिल का हो या ये नया लेके आ रहे हैं विलेज वाला या मुशर्रफ दौर वाला? देखिए बात ये होती है, ज़्यादा सहूलत हो। जी देखिए बात ये होती है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुल्म या सितम समझें कि हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को बुरा कहती है और वो अपने आप को नहीं देखती कि पिछली गवर्नमेंट को बुरा कहते हुए वो कहते हैं कि जी वो पिछले बुरे थे, हम अच्छे। भाई आप अगर अच्छे काम करेंगे तो लोग खुद ब खुद अच्छे कहेंगे, आवाम खुद ब खुद अच्छे कहेंगे। हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस दौर में जो बल्दियाती निज़ाम आया उससे बेहतर निज़ाम मैंने नहीं देखा। मैं उस निज़ाम से पहले से भी इलेक्ट हुआ था, इलेक्शन मैंने जीता था और उसके बाद भी जीता हूँ। सबसे बेहतरीन निज़ाम था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का। अगर ये गवर्नमेंट चाहती तो उसके अंदर जो कमी पेशी थी, मेरे नज़दीक उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी थी। वो कमी क्या थी कि वार्ड बंदी नहीं थी। जो काउंसलर था वो काउंसलर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सर अंजाम नहीं देता था। वो कहता था मैंने तो फलां जगह से वोट लिए, फलां जगह से लिए, और अगर वार्ड बंदी कर दी जाए ना तो वो काउंसलर भी अपनी जगह पे काम करे, चेयरमैन भी अपनी जगह काम करे। उस निज़ाम के अंदर ये होता था कि टोटल का टोटल बर्डन जो होता वो चेयरमैन के ऊपर, नाजिम पे होता था।
अब इस दफा ये हुआ कि जब काउंसलर के बाद, ये राव साहब काउंसलर जो है ना पूरी यूनियन काउंसिल से वोट लेते थे, उस बारे में राव साहब बता रहे हैं। नहीं वो उसमें जो काउंसलर है वार्ड होनी चाहिए, जी यानी राव साहब जी वार्डबंदी जो है जो ये साहब, उसके अंदर जो हम लोग तो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, पूरी यूनियन काउंसिल की सतह पे लड़ते हैं। हर यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड बनाए गए थे और उन 6 वार्ड्स के अंदर काउंसलर इलेक्शन लड़ते थे, वो हमारे हाउस के मेंबर होते थे। तो जो पिछले परवेज़ मुशर्रफ वाले निज़ाम के अंदर अगर कमी भी थी तो वो इसी चीज़ की कमी थी कि वार्ड बंदी नहीं थी, काउंसलर थे। अपना हल्का मालूम होना जी हाँ, मालूम होना चाहिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये है कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और मुझे पब्लिक ने यहाँ से वोट दिए, कल को मैं इन लोगों को ही जवाब दूँ। इस तरह के नुमाइंदे अगर हमारे यूनियन काउंसिल की सतह पे और फिर MP MNA की सतह पर आ जाएं तो रफ़ाया के काम भी आम हो और लोग जो है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। और अब इनसे लास्ट में ये पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि ये इलेक्शन गवर्नमेंट कराएगी और 2023 में जो है वो इनको क्या लग रहा है हालात के वो इलेक्शन होंगे या 2022 ही इलेक्शन का साल साबित होगा? देखिए ऐसे है कि जो हमारा बल्दियाती सेटअप के बारे में तो मैं आपको इलेक्शन के बारे में ये कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी हाथ किया था। पिछली गवर्नमेंट ने हाथ ये किया था कि जो बल्दियाती निज़ाम है, सिस्टम है, वो यूनियन काउंसिल की सतह पे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन करवा दिए थे, गैर जमाती इलेक्शन करवाए थे। और उसके बाद जो ऊपर की सतह पे थे वो जमाती बुनियादों पे इलेक्शन करवा दिए, यानी कि आधा तीतर आधा वटेर, ये वाला तो गलत काम होता है। और फिर अपनी मर्जी से जिसको इलेक्ट किया, सिस्टम ही ऐसा लेके आ गए कि हम मेयर और डिप्टी मेयर को मजबूर थे उनको वोट देने पे, तो उनका कंबाइन कर दिया। तो अभी ये जो इनका सिस्टम है, अगर ये भी ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। अगर मैं तो पहले ये कहूँगा गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए। कोर्ट ने पता नहीं क्यों डायरेक्शन दे दी, वो भी अगर जैसे कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों से पूछते तो मैं इस पे बिल्कुल, मेरा जैसा बंदा तो कहता है कि जी आप कतई तौर पे गैर जमाती इलेक्शन कराएं। अब अगर ये गैर जमाती इलेक्शन करा लें यूनियन काउंसिल की सतह पे और फिर अपने पास से मेयर को मुसल्लत कर दें तो ये गलत होगा। ये जानते नहीं है, ये करना नहीं चाहते। देखिए ऊपर बैठे हैं जी हाँ, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हमारी रगों में करप्शन दौड़े, क्योंकि ये बल्दियाती जो सेटअप होता है ना, ये ग्रास रूट लेवल पे यहीं से हमारे यहाँ से MPA बनते हैं, हमारे यहाँ से MNA बनते हैं, यहीं से ही आगे जाते हैं। तो इसमें आप कोई भी ले लें, शाह महमूद कुरैशी साहब ले लें या यूसुफ गिलानी साहब ले लें या जावेद हाशमी साहब ले लें, फ़खर इमाम साहब ले लें, जावेद अली शाह ले लें, हमारे मुल्तान के जो सारे इतने ये वो लोग हैं, ये तारिक रशीद का आप नाम ले लें, किसी का भी सानुद्दीन कुरैशी साहब का नाम ले लें, आप राना महमूद हसन का नाम ले लें, तो इस सब के सब लोग यहाँ से ग्रास रूट लेवल से काउंसलर बने हैं। और फिर इसमें से कुछ लोग तो काउंसलर का इलेक्शन भी हार गए थे, फिर पार्टी बेस पे वो MNA बन गए थे। तो ऐसा भी नाजिम का हारे तो वो फिर MPA बन गए, MNA बन गए। तो इस तरीके से हमारे अंदर से ये जो नाइब नाजिम थे हमारे, वो माशाल्लाह MPA बन गए। तो ये हमारे में से सिस्टम जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो ये साहब आपके शायद इल्म में ये बात नहीं है कि जहाँ चेयरमैन को बहुत सारे इख्तियारात दिए जाते हैं ना, जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दिया जाता है, वहाँ हमारे साथ जुल्म ये है कि हम 25,000 की कोटेशन है, हम बगैर अखबार इश्तिहार के चाहे कोटेशन है जितनी मर्जी डेली लगा दें, अब वो कोटेशन से ही हेरा फेरी शुरू होती है। अब आप जब एक चेयरमैन को जो लाखों रुपये इलेक्शन लगा के आता है, इलेक्शनों पे लगा के आता है, लोग हमसे तवक्कुआत भी करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी यतीम बच्ची है, शादी है, क्या हम उससे धक्के दे दें? अब सुननी तो हमने, MNA MP तो फ़ोन नहीं सुनेगा, वो कहते हैं कि मेरा खामिद बीमार है, कुछ की हेल्प कर दें। तो हमारे पास कोई मनोसलवा तो नहीं उतरता। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी सैलरी कितनी है तो आप हैरान हो जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारी 3,000 थी और इस दौर के अंदर 700 रुपये है, ओनली 700 रुपीज़। वो भी अगर हम इजलास मुनक्किद करेंगे, इजलास के अंदर कोई एजेंडा होगा, इजलास की मूवी बना के भेजेंगे, 700 रुपये, और काउंसलर के 500 रुपये। आप मुझे बताएं ना कि जिसको 500 रुपये तो आज मजदूर की दिहाड़ी नहीं, चेयरमैन के 700 रुपये दिहाड़ी नहीं, एक महीने में अगर हमने एक इजलास बुला ली तो सिर्फ 700 है, और मैक्सिमम हम 3 इजलास से ज़्यादा नहीं बुला सकते। हकीकी जमहूरियत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में है और इनको बर वक्त होना चाहिए, इनको आइन में हिस्सा देना चाहिए और ये इनके फंड भी डायरेक्ट आने चाहिए, जो और इनको जनरल इलेक्शन के साथ जनरल इलेक्शन का जो इन्होंने हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है जी, मतलब साहब ने जो ज़बरदस्त बात की कि जनरल इलेक्शन के साथ ये बाउंड होने चाहिए, उसी दिन हो जाए या उससे हफ्ते बाद हो जाए, जैसे भी है। नहीं जी, उसे एक ही दिन में कोई ऐसा 3 बैलेट पेपर, एक MPA का, एक MNA का, एक चेयरमैन का,
ये जबरदस्त इन्होंने तजवीज़ दी है। और अब आखिर में ये भी बता दें कि 22 इलेक्शन का लग रहा है साल आपको 23 पाकिस्तान में टोटल एक्सपेरिमेंट होता रहता है, सारे तजर्बात ही पाकिस्तान में होते हैं। तो आप ना 22 को कहें ना 23 को कहें, यहाँ तो कोई पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी साल वो किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा साल होगा। ये ऐसे अगर हमारे पास जो है ना रोल मॉडल होंगे तो इंशाल्लाह ताला मामलात और बेहतर होंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।